जय हिंद फ्रेंड्स। आज पॉलिटी का फोर्थ लेक्चर चालू हो गया। मैं ना अभिषेक अग्रवाल है। हम पढ़ रहे थे ईआईसी को किस तरीके से गवर्न किया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को। हमने पढ़ा था 1600 में रॉयल चार्टर बनता है जिसके थ्रू कंपनी को ट्रेड मोनोपोली मिलती है। फिर मेन चार्टर हम पढ़ते हैं रेगुलेटरी एक्ट 1773 का आता है जिसमें कंपनी को रेगुलेट करा गया था यूके पार्लियामेंट के थ्रू। उन्होंने सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था, पहले बनाया गया था वॉरेन हेस्टिंग। सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया था इसी चार्टर के थ्रू। फिर आया था पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट में कंपनी को कंट्रोल करने के लिए डुअल सिस्टम अपनाया गया था। पहला बनाया गया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दूसरा बनाया गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और इसी के बाद थोड़े समय बाद कंपनी जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उन्हें वीटो पावर भी दी गई थी। फिर अगला जो अपना चार्टर आया था वो आया था 1793 में आया था। 1793 के चार्टर में कंपनी को एक और खुशखबरी मिलती है कि अब वो चाइना के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं, उसकी भी उन्हें ट्रेड मोनोपोली मिल गई। फिर आता है अगला चार्टर 1813 में आता है जिसमें कंपनी की खुशी को थोड़ा कम किया गया, उनकी जो ट्रेड मोनोपोली थी उसको थोड़ा कम कर दिया गया और उनके पास केवल टी, शुगर और चाइना के साथ जो ट्रेड हो रहा था केवल उसी की मोनोपोली बचती है। फिर और बड़ा टाइम आता है अगले चार्टर में कंपनी के लिए 1833 में जिसमें कंपनी से ट्रेड मोनोपोली पूरी तरीके से छीन ली जाती है। गवर्नर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो उस समय थे उनका नामकरण बदल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। पहले वो एक प्रोविंस के लिए गवर्नर बनाते थे और उन्होंने पूरे देश के लिए गवर्नर जनरल बना दिया। एक प्राइवेट कंपनी जो भारत में आई थी बिजनेस करने के लिए और उसका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भारत में रहा करेगा। पहले बनाए गए विलियम बेंटिक। इनकी इनके टाइम में सती प्रथा अबॉलिश हुई थी, स्लेवरी खत्म हुई थी। फिर अपन पढ़ते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853। रिवोल्ट से थोड़े पहले वाला जो चार्टर था इसमें क्या खूबी थी, अपना ओपन कंपटीशन शुरू करा था मैककोले की रिपोर्ट के हिसाब से। ओपन कंपटीशन शुरू करा था, पहले बनाया गया सत्येंद्रनाथ बोस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो साइज था उसे कम कर दिया गया था। अब अगला जो चार्टर आएगा वो आएगा 1858, यहाँ से हमें पढ़ना है। इससे थोड़े पहले चलते हैं 1850 के आसपास में जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करते थे वो थे डलहौजी। डलहौजी ने भारत में के विकास को बहुत तेजी से बढ़ाया। मॉडर्नाइजेशन, फादर ऑफ इंडियन मॉडर्नाइजेशन भी कहा जाता है, डलहौजी को ही कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारी रेल लाइनें बिछवा रखी थी। लेकिन इनकी कुछ पॉलिसी में जो थी वो थी एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के में क्या कहा गया था, अगर कोई राजा है और राजा के बाद राज करने के लिए उसका बेटा नहीं है या फिर उसके राज में जो पब्लिक है वो खुश नहीं है या इंटरनल रिवोल्ट हो रहा है तो डलहौजी साहब अंग्रेज की कंपनी जो है वो उसका कंट्रोल ले लेगी उस एरिया का और खुद राज करने लगेगी। इसका सीधा सीधा मतलब था कि अगर हमें किसी जगह पे राज करना है, हम चाहते हैं कि वो इस समय कंट्रोल में है, किसी न किसी तरीके से आप कोई ना कोई कारण से आप लड़ाई लड़ लिए, जीत जाइए, उस पर कंट्रोल करने लगी। तो अंग्रेज इस टाइम तक ये मान चुके थे अवैध है, उनकी जो मर्जी आएगी वो करेंगे। वो ज्यादा किसी की सुनते भी नहीं थे, वो भारतीयों को थोड़ा नीचे ही समझने लगे थे। तो उन्हें समझाने के लिए 1857 की रिवोल्ट हुई जिसमें अंग्रेजों को कूट कूट के पीटा गया, उठा उठा के फेंका गया। फिर उनकी थोड़ी अकल ठिकाने आई, उन्हें भी लगा कि हाँ भारत के लोग भी थोड़े समझदार हैं तो इनके साथ थोड़ा अच्छे से बिहेव करना पड़ेगा। उसके बाद में इस रिवोल्ट को दबाते दबाते 1858 आ गया। आखिरी रिवोल्ट झांसी की रानी जो हारी थी, उसके बाद में गुरिल्ला वारफेयर के थ्रू लड़ाई चलती रही। 1858 में कंपनी ने आना पाना में कुछ चार्टर आया जिसे बोलते हैं 1858 का चार्टर। इस चार्टर की क्या क्या खूबियां थी, सबसे पहले चार्टर यूके से आते थे। इस चार्टर को 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में जो अपने उस टाइम पे गवर्नर ऑफ इंडिया हुआ करते थे उन्होंने इसको पढ़ा। कहाँ पे पढ़ा, इलाहाबाद में। इसमें जो जो खासियत थी उसमें उसने बताया, पहली चीज बताई गई, अब हम लोग दूसरी जगह पे युद्ध नहीं करेंगे, किसी जगह के लिए युद्ध नहीं करेंगे, किसी राजा रानी से लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हमारे पास जितना एरिया हम उसमें ही खुश रहेंगे और किसी की एरिया पे अपनी नजर नहीं डालेंगे, मतलब कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे। हम लोग बहुत बुरे पिटे। उस टाइम पे जो पीएम थे वो थे लॉर्ड पाउंस्टर करके थे।
उन्होंने भी बोला था बहुत बुरे पेटे रो रहे थे बेचारे। अच्छा हुआ भारत उनके हाथ, वो कह रहे थे अच्छा हुआ भारत बच गया, वो भी बड़ी मुश्किल से बचा। उसके हारने के भी बहुत सारे कारण वो हम हिस्ट्री में देखेंगे। अब क्या हुआ, लीवा पोती चालू कर दी गई। लीवा पोती में क्या करा गया, जो जो भी था उसका नाम चेंज कर दिया गया। जैसे जो कंपनी को कंट्रोल करती थी पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन दोनों को खत्म करा गया सिस्टम को, और एक उनकी जगह पे अलग सिस्टम बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहाँ बनाया गया, लंदन में बनाया गया। आप देखेंगे तो लास्ट मतलब कि रिवॉल्ट से पहले जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उसके जो चेयरमैन हुआ करते थे वो थे स्टैनली साहब। एसओएस पहले बनाया गया, वो भी स्टैनली साहब को ही बनाया गया। मतलब नाम चेंज कर दिया, इंसान वही के वही रहे। इनकी मदद करने के लिए वहां पे काउंसिल बनाई गई। इनके अंडर में जो अपने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करते थे उसका नाम चेंज के वायसरॉय कर दिया गया। आप फिर से लीपापोती समझ सकते हैं। पहले जो रिवोल्ट हुई थी उस टाइम पे अपने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड कैनिंग। अब पहले वायसरॉय भी किसे बनाया गया, लॉर्ड कैनिंग को। मतलब नाम चेंज कर दिया, वो इंसान था। इनकी मदद करने के लिए गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल बनाया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो बैठते थे उसकी काउंसिल, ये गवर्नर जनरल काउंसिल को अपॉइंट करती थी और बाकी प्रोविंस के गवर्नर थे उन्हें अपॉइंट करती थी। इस चार्टर में मेन यही था। उसके बाद में फिर उन्होंने कुछ सोच समझ के ठंडे दिमाग से बैठे किस तरीके से कानून बनाया जाए। तो अगला जो नियम आया वो भारत में रह के भारतीयों के लिए बनाया गया 1861 में। वैसे भी 1857 के बाद इनकी जो पॉलिसी थी वो रिएक्शनरी बेसिस पे हो गई थी। रिएक्शनरी बेस का मतलब ये था कि वो सिचुएशन के हिसाब से पॉलिसी बनाने लगे। पहले उनका मन था आग खुली आज हम लोग ये करेंगे, ये कानून बनाया, भारत में पढ़ दिया और कानून लागू हो गया। अब ऐसा नहीं हो रहा था। तो इस रिवॉल्ट का एक फायदा तो ये हुआ कि वो भारतीयों की सुनना चालू कर दिया उन्होंने। इसीलिए कहते हैं इस कानून के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन का शुरुआत मानी जाती है। जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल हुआ करती थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी, उनके मेंबर को अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिए गए। एक हिसाब से कैबिनेट बना दिए गए, 6 कैबिनेट बनाए गए थे। होम होम मिनिस्ट्री बनाई गई, रेवेन्यू, मिलिट्री, लॉ, फाइनेंस, पब्लिक वर्क, ऐसे 6 डिपार्टमेंट बनाए गए पोर्टफोलियो सिस्टम के हिसाब से। मतलब एक डिपार्टमेंटल सिस्टम को शुरुआत किया गया। उसके बाद में गवर्नर जो वाइसरॉय हुआ करता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम बदल के यहाँ पे वाइसरॉय कर दिया। इसकी जो काउंसिल थे उसमें मिनिमम मेंबर की जो संख्या थी वो 6 कर दी गई और कहा गया आप 12 मेंबर को रख सकते हैं, मैक्सिमम मेंबर रख सकते हैं। जो काउंसिल बनाने के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी उसमें इंडियनों को और जोड़ने लगे और कहा गया आप आइए हमारे हमारे साथ मिलकर कानून बनाइए। हम लोग मिलके मतलब राज तो हम ही करेंगे लेकिन आपका भी थोड़ा बहुत उसमें योगदान हो जाएगा कानून। इसको उन्होंने क्यों रखा होगा, उन्होंने सोचा अगर भारत में के लिए कानून बनाने अगर उसमें भारतीयों की राय ली जाए तो हम बहुत अच्छे तरीके से कानून बना सकते हैं और लंबे समय तक राज कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने इंडियंस को क्या होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में लेना शुरू कर दिया। उन्होंने इसमें पहले आप पढ़ते थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, वो पूरे प्रोविंस के लिए रूल बना सकते थे। लेकिन उन्होंने इस जगह पे लेजिस्लेटिव काउंसिल जो हुआ करती अदर प्रोविंस की, बॉम्बे, मद्रास, ये भी अपनी प्रोविंस के लिए कानून बना सकते थे। ये इसलिए करा गया था 1857 रिवोल्ट जो थी उसमें अंग्रेज बच गए थे। उसका मेन कारण ये था कि भारत में एक पैन इंडिया लीडर नहीं था। अगर पैन इंडिया लीडर होता तो उस टाइम पे शायद से हम लोग आजाद हो चुके थे। तो उन्हें समझ में आया कि हमें लोकल लेवल पे लीडर इकट्ठे करने पड़ेंगे, लीडर खड़े करने पड़ेंगे ताकि कोई एक सेंट्रल लेवल इकट्ठा सेंट्रल लीडर ना आ सके। तो लोकल लीडर इकट्ठे करने के लिए हर प्रोविंस के लेजिस्लेटिव काउंसिल को अधिकार दिया गया कि वो वहां के लिए अपने अपने कानून बना ले। लेकिन वहां पे भी उन्होंने एक गेम खेल दिया, वायसरॉय के पास वीटो पावर दे दी। मतलब ऐसे कानून बनाइए जो भले ही वहां के लोगों के लिए अच्छे हो या ना हो मगर अंग्रेजों को सूट होने चाहिए। अगर अंग्रेज को सूट नहीं होंगे मतलब कि कंपनी को सूट नहीं होंगे, अब कंपनी तो चली गई है, वो मतलब कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को सूट नहीं होंगे तो वो वायसरॉय को वीटो कर सकती है। वायसरॉय को एक अधिकार और दिया है कि वो नए प्रोविंस बना सकती है, लेजिस्लेटिव और वहां पे एलजी को अपॉइंट कर सकती है। अब 1857 के बाद कंपनी किस तरीके से
गवर्न हो रही थी, मतलब हायरार्की स्ट्रक्चर क्या था उसको आप देख सकते हैं। सबसे ऊपर क्राउन मतलब कि राजा जो हुआ करते थे वो, उनके नीचे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लंदन के, उसके बाद में वायसरॉय हुआ करता था और इनकी काउंसिल हुआ करती थी। थैंक यू। आगे के अगले वीडियो में देखते हैं अपन।